हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट चैप्टर जिसका नाम मेमोरी है, आज हम उसको देखेंगे, इसके लेक्चर को देखेंगे और हम जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है और इसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थर्ड सेमेस्टर में। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो के साथ बने रहिए। और देखिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी आपके सेमेस्टर से एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस या फिर जो भी अपडेट हो वो डालें तो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में मेमोरी। तो देखिए, आपने अभी तक हो सकता है कि इस मेमोरी चैप्टर को नहीं पढ़ा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो दोबारा देख लीजिए। और ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से वो भी है। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें मेमोरी की, तो देखिए यहाँ पे डिजिटल प्रणाली मेमोरी क्या होता है कि डिजिटल प्रणाली का वह भाग होता है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। मतलब मेमोरी आप जान ही रहे होंगे कि फ़ोन की मेमोरी होती है या फिर कंप्यूटर की मेमोरी होती है या फिर और कोई डिजिटल जो क्या कहते हैं डिवाइस होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ मेमोरी लगी होती है जिसमें डाटा जो है स्टोर हुआ रहता है। और उसी मेमोरी के आधार पर जो भी होता है हमारा क्या कहते हैं डिवाइस होता है डिजिटल, वो क्या करता है, वर्क करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मेमोरी की, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि डिजिटल प्रणाली का वह भाग जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है मेमोरी कहलाती है। अब देखिए, हमने ये चीज़ ऐसा क्यों लिख दिया यहाँ पे, मतलब ऐसे नोट्स के रूप में। तो अब देखिए, यहाँ पे हम ऐसे आपको बता भी दे रहे हैं और आपको ऐसा नोट्स भी मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेंगे और नोट्स को देख लेंगे तो वहाँ से आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपका एक कंसेप्ट है मेमोरी का अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो आई होप, आशा करती हूँ मेमोरी आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल प्रणाली का वह भाग जिसमें डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। मेमोरी में क्या होता है, डाटा को स्टोर किया जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि कुछ समय पूर्व तक मेमोरी अधिकतर चुंबकीय होती थी। तो अब देखिए, मेमोरी के कुछ बारे में हम जान लेते हैं कि पहले मेमोरी कैसे बनाई जाती थी। तो देखिए, बहुत पहले क्या होता था, मेमोरी जो बनाई जाती थी चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक पदार्थ का बनाया जाता था। परंतु अब क्या हुआ कि जैसे जैसे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर वाला युग आया, जिस प्रकार सेमीकंडक्टर की हमने खोज की, तो उसी के आधार पर अब जो मेमोरी आने लगी है, हमारी सेमीकंडक्टर वाली मेमोरी आने लगी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि परंतु अर्धचालक के तकनीकी विकास से विभिन्न प्रकार की या फिर आकार की मेमोरी बनाना संभव हो पाया। तो अर्धचालक का जब सेमीकंडक्टर का जब यहाँ पे विकास हुआ तो उसके आधार पर हमने विभिन्न प्रकार की मेमोरी और छोटे आकार में हमने क्या किया, मेमोरी को बनाना प्रारंभ कर दिया। तो आई होप इसका जो क्या कहते हैं यहाँ पे मेमोरी का जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा कि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि मेमोरी क्या होती है तो आप इतने पार्ट को लिख सकते हैं, ये इतने पार्ट को। अब चलिए देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है। तो आपने पढ़ा कि बहुत पहले मैग्नेटिक मेमोरी यूज की जाती थी और जैसे जैसे समय बदलता गया और नई नई चीज़ें आती गई तो उसके आधार पर सेमीकंडक्टर एक पदार्थ आया जिसका यूज़ हमने मेमोरी में किया। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, सेमीकंडक्टर पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है जिसमें क्या कहते हैं चालकता जो होती है कुचालक से ज़्यादा होती है जबकि चालक से कम होती है। चालकता वो इसकी जो होती है कुचालक से ज़्यादा होती है जबकि चालक से क्या होती है, कम होती है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो उसी के आधार पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें सेमीकंडक्टर पदार्थ का यूज किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर पदार्थ आप जान ही रहे, हमने बताया ही। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ का यूज करते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है कि अर्धचालक मेमोरी आकार में छोटी एवं उच्च विश्वसनीयता, तीव्र गति, कम मूल्य की होती है। तो अब देखिए, यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में थोड़ा सा क्या कहते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में लिखा गया है। तो अगर सेमीकंडक्टर मेमोरी पूछ लेता है कि क्या होती है, उसकी डिफिनेशन और उसके जो गुण हैं बताइए, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है आकार में छोटी होती है और उच्च विश्वसनीयता वाली होती है और तीव्र गति वाली भी होती है और ये क्या होती है, कम मूल्य वाली भी होती है। मतलब बहुत ही कम रुपये में जो है हमको मिल जाती है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है तीसरा पॉइंट कि आवश्यकता अनुसार इसका साइज़ बढ़ाया भी जा सकता है। तो देखिए, अगर आवश्यकता पड़ती है कि हम इसे और बड़े साइज़ में बनाएं तो इसका साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी जो थी इसके कुछ गुण थे और इन गुण को आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आ जाता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी
और बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि और अच्छे से हम सुधार कर पाएँ आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना पाएँ। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, तो आपने मेमोरी के बारे में जान लिया, मेमोरी क्या होती है, और सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है, ये चीज़ आपने जान लिया। अब चलिए मेमोरी की क्लासिफिकेशन को जान लीजिए कि किस प्रकार से मेमोरी का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि मेमोरी डिवाइस को उनके परिचालन सिद्धांत, भौतिक अभिलक्षण तथा उनके निर्माण की तकनीकी के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेमोरी के वर्गीकरण की, तो देखिए कुछ इसके सिद्धांत हैं, जैसे कि परिचालन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर और भौतिक अभिलक्षण के आधार पर, और उसका जो किस प्रकार से हम उसका निर्माण करते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, तो उसके आधार पर हम मेमोरी को देखिए कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहली मेमोरी क्या है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर इसको हम सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अब दूसरी जो हमारी टाइप ऑफ मेमोरी है, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी। अब तीसरा जो यहाँ पे टाइप है, इरेजेबल एंड नॉन इरेजेबल मेमोरी। और यहाँ पे जो फोर्थ टाइप है, वेलेटाइल एंड नॉन वेलेटाइल मेमोरी। और जो यहाँ पे फिफ्थ टाइप है, सेमीकंडक्टर एंड नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ मतलब बेसिक टाइप थे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम और बता दें तो देखिए, इरेजेबल हुआ, नॉन इरेजेबल हुआ, मतलब एक ऐसी मेमोरी जो डाटा को स्टोर करती है फिर इसके बाद मिटा देती है। और नॉन इरेजेबल में क्या होता है, एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है और इसे हम मिटा नहीं सकते हैं, तो ये नॉन इरेजेबल मेमोरी हो गई। और बाकी जो आपकी बुक में दे रखा है आपकी BTOP सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको दिखाई देते हैं क्या क्या है। देखिए मेमोरी दो भागों में बांटी गई है, आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। पहली है रैम, दूसरी है रोम। और यहाँ पे रैम और रोम क्या है, तो रैम का यहाँ पे फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर हम यहाँ पे रोम की बात करें, रोम की अगर हम बात करें तो रीड ऑनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जो केवल रीड कर सकती है, डाटा को स्टोर नहीं कर सकती है, तो हमारी रीड ऑनली मेमोरी हो गई। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए रैम को दो भागों में बांटा गया, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। डी का मतलब डायनेमिक, इसका मतलब स्टैटिक। और यहाँ पे देखिए एम रैम, एम रोम, पी रोम, ई प्रोम और ई स्क्वायर प्रोम। तो ये चीज़ आगे चलिए देखते हैं कि इसका जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले हम रैम को देखेंगे कि रैम क्या होता है, क्योंकि हमारा पहला पार्ट रैम ही था। देखिए रैम ही था, तो इसको रैम को ही हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको बता ही दिया कि इसका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा भी है कि इस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी या फिर डाटा मेमोरी कहते हैं। तो रैम मेमोरी को हम इतने नामों से जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इसको अपने जब एग्ज़ाम होगा तो इस चीज़ को ऐसे ही लिखेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, यही सब ऐसे लिखना है जैसे हमने आपको नोट्स में बताया है। और जो समझा रहे हैं आशा करते हैं समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, समझने लायक है, समझ सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ क्या करना, फोकस करना है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इस प्रकार की मेमोरी में मेमोरी लोकेशन इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं या होते हैं कि प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का एक्सेस टाइप क्या होता है, समान होता है। तो एक्सेस टाइप जो होता है यहाँ पे समान होता है प्रत्येक मेमोरी का। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रत्येक लोकेशन के लिए रीडिंग और राइटिंग समान समय पर होता है। तो हमने बताया कि ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये क्या करती है कि रीडिंग और राइटिंग जो होती है ये सेम टाइम पर करती है। कहने का मतलब यहाँ पे एक्सेस टाइप जो होता है समान होता है, लिखने का और पढ़ने का। तो यहाँ पे आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। और चलिए देख लेते हैं आगे क्या है कि इन्हें बाईपोलर एवं यूनिपोलर तकनीकों द्वारा बनाया जाता है। इन्हें हम क्या करते हैं, बाईपोलर और यूनिपोलर तकनीकों द्वारा इसको बनाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है। और ये देखिए ये मेमोरी दो प्रकार की होती है। अब ये जो हमारी रैम मेमोरी है, हमने पहले ही बता दिया था कि रैम मेमोरी जो यहाँ पे आपकी है ये दो प्रकार की, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। तो देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि क्या क्या मेमोरी है। रैम हमने बताया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डाटा को एक साथ रीड करेगी, एक साथ लिखेगी भी, एक साथ क्या करेगी, रीड भी करेगी।
मतलब इसका एक्सेस टाइम जो होगा समान समय पर होगा। तो ये चीज़ आपको कुछ पॉइंट हैं, उसको अगर आप याद रखते हैं ना इन सब चीज़ों को, तो ये चीज़ आप जो है अगर आपको ये जो हमने लिखा है इस प्रकार से आपको नहीं भी याद है तो भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, अगर ये कुछ पॉइंट इसके याद है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म आपको याद हो जाए, और इसका ये चीज़ याद हो जाए कि एक्सरसाइज समान होता है, रीड और राइट एक ही टाइम पे करता है, और बाइपोलर और यूनिपोलर तकनीकों का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको कुछ पॉइंट इसमें याद हैं तो आप इसको आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं इसका जो 2 टाइप है क्या क्या है। पहला है डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम या कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। तो डायनेमिक रैम का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें क्या होता है कि हम इसमें कैपेसिटर यूज करते हैं, और जो स्टैटिक रैम होता है इसमें क्या होता है कि ये डी फिलिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। तो आपने इसके पहले के चैप्टर में फिलिप फ्लॉप पढ़ा होगा, तो उस चीज़ से ये मिलकर के बनी होती है, डी फिलिप फ्लॉप पढ़ा होगा, है ना, आपने पढ़ा ही होगा। तो डी फिलिप फ्लॉप जो होता है उसी से मिलकर के ये जो एस रैम की मेमोरी होती है, यानी कि स्टैटिक रैम, उसको हम बनाते हैं, और इसका हम इसमें कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर मतलब संधारित्र का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमारा हो गया। और देखिए अब इसको और अच्छे से समझ लीजिए कि डी रैम एस रैम में क्या क्या मतलब अंतर है। और ये देखिए क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछ लेता है कि डी रैम और एस रैम, पूछेगा कि मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम क्या होती है, डी रैम और एस रैम मेमोरी में डिफरेंस बताएं। तो ऐसे आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो अब यहाँ पे क्या देखिए कैसे किस प्रकार से इसको करना है आपको बता देते हैं। डी रैम एस रैम में कुछ अंतर है, उसको देख लीजिए। तो पहला जो यहाँ पे अंतर हो जाएगा कि यह टिनी कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है, मतलब पतला जो कैपेसिटर यूज करते हैं उससे हम इसको मिलकर के बनाते हैं, और ये डी फ्लिप फ्लॉप सर्किट की तरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। मतलब डी फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो होता है इसमें हम यूज़ करते हैं, और इसमें टीनी कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो पहला यहाँ पे दोनों में डिफरेंस हो गया। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या है। इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसमें हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं, जबकि इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये देखिए डी फ्लिप फ्लॉप का यूज हुआ है। तो इसमें और यहाँ पे अगर हम बात कर लें नाम से डी रैम एस रैम, तो इसे देखिए यहाँ पे डायनेमिक मतलब एक ऐसा मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो, और स्टैटिक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह ना हो। आप समझ ही रहे होंगे अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े होंगे। फिजिक्स में अगर थोड़ा सा जाएँ तो डायनेमिक और स्टैटिक का मतलब समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे डायनेमिक से मतलब भी है कि इसमें पावर सप्लाई होगा, स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें पावर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये बगैर पावर सप्लाई के ही जो है डाटा को स्टोर या फिर रीड कर सकती है, जबकि इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको वर्क कराने के लिए। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि डी रैम में पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी, एस रैम में पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी। तो नाम से ही थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या है कि ये सस्ती होती है, ये महंगी होती है। अब देखिए इसका मैं सर्किट देखिए डी फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है महंगी होगी। और इसमें कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो मतलब ये सस्ती होगा, क्योंकि इसको बनाने में कम कंस्ट्रक्शन करने में कम टाइम लगेगा, और इसमें सर्किट है तो सर्किट बनाने में टाइम ही लगेगा। तो इसीलिए ये सस्ती होती है और ये महंगी होती है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं अंतर दोनों में है, तो देख सकते हैं कि इसमें पावर का कंजप्शन कम होता है, मतलब ये कम पावर को कंजप्ट करती है, जबकि इसमें पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता है। अब देखिए ये सर्किट है एक प्रकार से डी फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, तो इसमें पावर का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा बजाय डी रैम के बजाय इसमें पावर का जो कंजप्शन होगा ज़्यादा पावर यूज़ करेगा, और ये कम पावर यूज़ करेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा डिफरेंस आप देख लिए। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे और जो डिफरेंस हैं। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा केवल फोकस करना है। तो देखिए पांचवा क्या है कि इनकी ऑपरेशन की स्पीड कम होती है। अब इनकी जो ऑपरेशन की स्पीड यानी कि क्या कहते हैं किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, उनकी जो स्पीड होती कम होती है। और एस रैम की अपेक्षा जो होता है स्टैटिक रैम, यानी कि स्टैटिक रैम ये वाला है, एस रैम की अपेक्षा इनकी ऑपरेशन की स्पीड कम होती है। अब जबकि इनकी ऑपरेशन की स्पीड ज़्यादा होती है डी रैम की अपेक्षा। ये बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं, क्योंकि ये सर्किट के बनाए होते हैं और इसमें कैपेसिटर यूज़ होता है, तो बहुत इसके बजाय बहुत कम टाइम लेता है। मतलब एस रैम के बजाय जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कम काम करता है, जबकि ये जो हमारा एस रैम ये वाला होता है डी रैम के अपेक्षा ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि इसका सर्किट जो होता है काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी सक्रिय होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें क्या करते हैं डिवाइसेस यूज होती हैं, तो इसीलिए ज़्यादा वर्क करता है।
और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो अगला पॉइंट यानी कि 6 वाला है, क्या है कि इसमें हीट प्रोडक्शन कम होता है, इसमें हीट का प्रोडक्शन कम होता है, जबकि इसमें हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब हीट का प्रोडक्शन मतलब जो ऊष्मा निकलती है उसका प्रोडक्शन जो होता है इसमें कम होता है, क्योंकि कैपेसिटर यूज है और इसमें सर्किट है तो हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ही। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं अंतर 7वां पॉइंट की ये मेन मेमोरी की यूज होती है, ये मेन मेमोरी की तरह हम इसको यूज़ करते हैं और ये सेकेंडरी मेमोरी की तरह इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये मेन मेमोरी की तरह यूज होती है और जबकि ये सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज होती है। तो इसका एक 7वां पॉइंट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं 8 पॉइंट जो यहाँ पे है कि एक चिप पर बहुत सारे बिट स्टोर किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक चिप जो होती है इस प्रकार से, आपको अभी दिखाएंगे इसमें फिगर मेमोरी का, कि चिप होती है और उस पर बहुत ढेर सारे ऐसे बिट जो होते हैं स्टोर किए रहते हैं ढेर सारे। तो इसके वाले चिप पर जो है बहुत सारे हम बिट स्टोर कर सकते हैं, जबकि एक चिप पर बहुत सारे बिट स्टोर नहीं कर सकते हैं एस रैम में। एस रैम में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बिट को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि डी रैम जो होता है इसमें बहुत सारे बिट को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके जो डिफरेंस हो गए एस रैम और डी रैम में। तो आशा करते हैं ये डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे और बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आपको फोकस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, अब बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के जो कुछ इसके वर्गीकरण मेमोरी के हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने रैम को देख लिया, आपको बता दें कि आपने रैम देखा, रैंडम एक्सेस मेमोरी को देखा, ये दो टाइप की थी, एक डी रैम थी, क्या थी, एक डी रैम थी और दूसरी थी एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, जिसमें धारा का हम यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, धारा का यूज करते हैं, करंट का यूज करते हैं, सप्लाई का यूज करते हैं, इसमें सप्लाई का यूज नहीं करते हैं। तो ये डी रैम और एस रैम के कुछ डिफरेंस थे, इसको आपने देखा, रैम क्या था ये चीज़ देखा। अब हम दूसरा चलो देख लेते हैं कि रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी, जिसमें हम केवल डाटा को रीड कर सकते हैं। रोम मतलब जिसमें केवल डाटा को रीड कर सकते हैं। तो इसको आप चलिए देखते हैं, इसके टाइप को देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या इसका फुल फॉर्म है, रीड ऑनली मेमोरी। अब देखिए इसे रीड ऑनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है, तो आपको पहले ही बता दिया कि इसको रीड ऑनली मेमोरी हम कहते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि इसमें डाटा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ये निम्न प्रकार की होती है। तो इसका एक देखिए एक इसका फैक्ट क्या है, इसमें हम डाटा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जबकि उस वाले में हम डाटा की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे। तो इसमें हम डाटा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका इसका फर्स्ट पार्ट है रोम का, क्या है, पहला प्रोम है। प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोग्रामेबल और ओम का मतलब रीड ऑनली मेमोरी। तो इसका ये यहाँ पे फुल फॉर्म होगा, तो इसको आप समझ लीजिए। और चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको समझना है। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि प्रोम को केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोम जो होता है इसको केवल हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम किए जाने के पश्चात यह समान रोम की भांति व्यवहार करती है। तो मतलब इसको हम केवल एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि इसको हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, और जब हम इसको प्रोग्राम कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये रोम की भांति व्यवहार करता है। मतलब इसको केवल डाटा को हम रीड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रोम में नाइक्रोम और प्रोम में नाइक्रोन और पॉलीसिलिकॉन के तार डायोड अथवा फ्यूज लिंक की भांति एक मैट्रिक्स के आकार व्यवस्थित होते हैं। तो ये कुछ इसके मतलब क्या कहते हैं, कुछ इसमें कुछ यूज होता है, जैसे कि नाइक्रोम हुआ, पॉलीसिलिकॉन के तार और डायोड हुआ, फ्यूज लिंक की भांति क्या होते हैं, मैट्रिक्स के आकार में व्यवस्थित होते हैं। मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे, ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ पे उसी के आकार में ये व्यवस्थित रहते हैं। और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आगे क्या लिखा है कि फ्यूज का बिलो होना या रिटेन रहना या व्यक्त करता है कि सेल में एक स्टोर है या 0-1 स्टोर है। तो देखिए ये डिजिटल डिवाइस है, तो मतलब आपको पता है डिजिटल डिवाइस 0 और 1 पर कार्य करती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फ्यूज़ का बिलो होना या फिर रिटेन रहना यह व्यक्त करता है कि सेल में एक स्टोर है या फिर 0-1 स्टोर है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है क्या होती है। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि इसको हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं और दोबारा इसमें हम प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं।
और ये जब इसका हम प्रोग्राम कर देते हैं तो ये रोम की भांति व्यवहार करती है और इसका जो नाइक्रोम हुआ पॉलीसिलिकॉन के तार या फिर डायोड फ्यूज लिंक की भांति एक मैट्रिक्स के आकार में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये चीज़ इसको थोड़ा सा आप पॉइंट वाइज थोड़ा सा कर लीजिए और समझ लीजिए ताकि आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकें। तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके दूसरे पॉइंट को। और दोस्तों देखिए, आपका जो 15 मार्च से एग्ज़ाम होना है वो अभी कंफर्म भी नहीं है कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो और जहाँ तक मैं अपना अगर आपको विचार विमर्श दूँ, एडवाइस दूँ, तो 15 मार्च से जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन ही जहाँ तक चांस है होंगे, क्योंकि कोरोना के केस इस टाइम जो है बहुत ही घट रहे हैं। आपको बता दें कि 8 दिनों में लगभग क्या कहते हैं बहुत ही 10-10 हज़ार जो है यहाँ पे केस घटे हैं। तो ऐसे ऐसे अगर टाइम में ऐसे केस घटते रहे तो ये आप मान के चलो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। तो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, आपको दोनों तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पे हम बता दें कि आपका अभी हम ऑफलाइन तरीके से ही पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में भी बता देंगे लास्ट में कि इसमें ऑनलाइन अगर आता है तो क्या क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, तो अभी बता देंगे। और आगे आने वाले चैप्टर में सब्जेक्ट में ऐसे बताते रहेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको बताते रहेंगे चीज़ें, ताकि आपको क्लियर रहे कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तब भी आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएँ, ऑनलाइन होता है तब भी अच्छे से कर पाएँ। और बाकी अगर ऑनलाइन नोटिस आती है तो बाकी आपके लिए हम हैं जिस प्रकार से हमने इसके पहले के सेमेस्टर में आपकी अच्छी तैयारी कराई थी ऑनलाइन वाली, इस बार भी करा देंगे, क्योंकि ऑनलाइन अगर होगा तो टाइम दिया जाएगा। तो खैर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। देखिए ई प्रोम क्या मतलब यहाँ पे है, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे क्या पढ़ा था, प्रोम पढ़ा था। प्रोम में प्रोग्रामेबल, इसको हम एक बार क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को कर सकते हैं। जबकि ई प्रोम में देखिए क्या है, ई प्रोम को इरेज करने के लिए ई प्रोम आईसी पर एक विंडो होती है जिसके द्वारा चिप पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाला जाता है। देखो ई प्रोम को इरेज करने का मतलब यहाँ पे जो ई प्रोम मेमोरी होती है उसको हम अगर इरेज करना है, उसके डाटा को क्या करना है, ख़त्म करना है, तो हम क्या करते हैं कि ई प्रोम आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ई प्रोम की जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उस पर एक विंडो होता है और जिसके द्वारा चिप पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाला जाता है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है हम यूज़ करके ई प्रोम जो मेमोरी होती है उसके डाटा को हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं उसको आप समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसमें फ्लोटिंग गेट पर स्टोर चार्ज रिमूव हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो इसमें जो फ्लोटिंग गेट पर स्टोर चार्ज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं तथा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है एवं सेल अपनी समान स्टेट लॉजिक 1 में आ जाता है या फिर 1 पर आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ई प्रोम के डाटा को हम कैसे इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ को समझना है कि ई प्रोम क्या होता है। और ई प्रोम में देखिए आप लिख सकते हैं, अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होती है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को इरेज करने के लिए ई प्रोम के आईसी पर एक विंडो होती है जिस पे हम अल्ट्रावायलेट लाइट जो है डालते हैं, जिससे क्या होता है डाटा हमारा रिमूव हो जाता है और जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो ऑफ हो जाता है, मतलब वो समान स्टेट में आ जाता है, मतलब 1 की पोजीशन पर आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, तो वही चीज़ लिखा गया। कुछ चीज़ें आपको अगर माइंड में रहती है तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में जब लिखने बैठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। और देखिए ई प्रोम में दोष क्या है यहाँ पे, तो ई प्रोम में आपको दोष थोड़ा सा बता देते हैं कि ई प्रोम को रिप्रोग्राम तथा इरेज करने के लिए इसे उपकरण कंप्यूटर ETC से हटाना पड़ता है। मतलब ई प्रोम को अगर हमको दोबारा इसमें प्रोग्राम करना है और इरेज करना है इसके डाटा को, तो हम कंप्यूटर या फिर जैसे कि चिप एक प्रकार से मेमोरी ही है, तो मेमोरी किसी कंप्यूटर में तो लगी होगी, तो उसमें से हम निकालेंगे उसको, फिर इसके बाद जो है इसके डाटा को हम फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं और इसके डाटा को इरेज कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, मतलब टाइम जो है हमारा ख़राब जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका पहला दोष है। तो ये थोड़ा सा आप इसको याद कर लीजिए।
और दूसरा देखिए क्या है कि ईप्रोम के इरेज ऑपरेशन में चिप का समस्त डाटा इरेज हो जाता है। ईप्रोम के इरेज ऑपरेशन मतलब हम क्या करते हैं कि इसे मान लीजिए कुछ डाटा लिखा गया है, अब हम सोचते हैं कि ये इतना डाटा हमको अगर मिटाना है तो हम ये इतने डाटा को नहीं मिटा सकते हैं, इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा इसका दोष है इस मेमोरी का कि हम इतने डाटा को नहीं मिटा सकते हैं। अगर हम इसको मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये सारा डाटा जो है जो लिखा गया है मिट जाएगा ईप्रोम मेमोरी में। तो आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि ईप्रोम के इरेज ऑपरेशन में चिप का समस्त डाटा इरेज हो जाता है, अर्थात इसमें चिप की कुछ लोकेशन को सिलेक्ट कर इरेज नहीं कर सकते। ये बहुत ही बड़ा इसका दोष है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसको आप याद करिए, करके रखिए, क्योंकि ये आपका अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो पूछ सकता है कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम क्या करते हैं डाटा को पूरा मिट जाता है, तो ऐसा ऑप्शन करके आ जाएगा। या फिर एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम डाटा के थोड़े से भाग को क्या करते हैं मिटा नहीं सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। कौन सी मेमोरी है वह ईप्रोम है, रोम है, रैम है, ऐसे करके हमारा आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और बाकी देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ फ़र्क नहीं होता है, आपका वही पॉइंट होता है। जैसे कि इसमें आपने अगर थोड़ा सा इसमें याद रखा कि इरेज नहीं कर सकते हैं, तो इसी चीज़ को आप थोड़ा सा अगर बना के लिख देंगे तो वही आपका थ्योरी हो जाएगा। बस यही चीज़ है और कुछ फ़र्क नहीं होता है। और देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि इरेज तथा रिप्रोग्रामिंग में लगभग 20 मिनट का समय लगता है, जो कि अधिक है। मतलब अगर हम डाटा को इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, और या फिर हम दोबारा से उसमें रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कुछ और प्रोग्राम उसमें अलग से डाल रहे हैं, तो उसमें 20 मिनट का टाइम लग जाता है, और जो कि बहुत ही अधिक टाइम। मतलब इतने टाइम यार आजकल के टाइम की वैल्यू है, तो इतना अगर टाइम लगेगा तो मतलब क्या है हमारे डाटा इस मेमोरी को ख़रीदने का या फिर इस मेमोरी के मार्केट में आने का। तो इसीलिए इसका बहुत ही बड़ा दोष था, और इसीलिए मेमोरी जो है थोड़ा सा मतलब अभी बताएंगे कौन सी मेमोरी इसकी जगह पे आई, तो अभी देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ तीसरा और अगला जो पॉइंट है, इनका यूज इंडस्ट्रियल तथा एक्सपेरिमेंटल कार्यों में करते हैं। तो देखिए अभी इसका यूज ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं है, जैसे कि इंडस्ट्री में कुछ कार्य हुए या फिर एक्सपेरिमेंट हमें करना हुआ तो उस जगह पे हम इस मेमोरी का यूज़ करते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कुछ चीज़ों का हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी का हम यूज़ करते हैं ताकि जो है बाद में उसको हम क्या करें, डाटा को लिख सकें और बाद में ख़त्म भी कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्रियल और एक्सपेरिमेंटल कार्यों में हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके क्या थे, ईप्रोम मेमोरी के दोस्त थे, तो जो कि आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी था कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है डाटा को मिटाने में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी कि अगर थोड़े से भाग को, डाटा के थोड़े से भाग को मिटाना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसको आपको याद करना था। और देखिए आपको बता दें कि रोम मेमोरी में पहला आपने पढ़ा था यहाँ पे प्रोम, तो हमारी जो प्रो मेमोरी थी इसमें कुछ दोस्त आए, जब हमें इसके डाटा को हमने मिटाने की बात की प्रो मेमोरी की, तो हमारी ई प्रो मेमोरी आई। ई प्रो मेमोरी से क्या होता था कि डाटा को मिटा सकते थे, पर क्या होता था इसमें टाइम जो था ज़्यादा लगता था, और क्या होता था कि इसमें हम डाटा के थोड़े से भाग को नहीं मिटा सकते थे। तो अब इसके बाद हमारी कौन सी मेमोरी आई, यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमारी ई स्क्वायर प्रो मेमोरी आई। अब ई स्क्वायर प्रो मेमोरी क्या होती है, इसकी क्या विशेषता है, ये किस प्रकार से ई प्रो मेमोरी से भिन्न है, तो आपको चलिए पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। देखिए ई स्क्वायर प्रो मेमोरी का पूरा यहाँ पे अगर हम अर्थ की बात करें, इलेक्ट्रिकली ई प्रो मेमोरी होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर से हम बोल रहे हैं कि ई स्क्वायर प्रो मेमोरी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि इस मेमोरी में विद्युत संकेतन प्रयुक्त कर इच्छा अनुसार किसी भी रजिस्टर में डाटा इरेज किया जा सकता है, जबकि अन्य रजिस्टरों पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो देखिए ई स्क्वायर प्रो मेमोरी ई प्रो मेमोरी से भिन्न है कि नहीं, क्योंकि इसमें डाटा के थोड़े से भाग को हम मिटा सकते हैं बाई किसका यूज करके, हम विद्युत संकेतन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करके। जबकि उसमें हम क्या करते थे कि अल्ट्रावायलेट जो है थी यहाँ पे क्या कहते हैं किरणें हम यूज करते थे, जबकि इसमें विद्युत संकेतन का यूज कर रहे हैं, काफ़ी आसान है। और इसमें ई प्रो मेमोरी में क्या होता था, ई प्रो मेमोरी में कि डाटा को कंप्यूटर से निकालना पड़ता था, जहाँ भी लगी होती थी मेमोरी वहाँ से निकालना पड़ता था, फिर इसके बाद उसके डाटा को मिटा सकते थे। जबकि इसमें क्या है कि लगा भी रहेगा और इलेक्ट्रिकली जो है विद्युत संकेतन का हम यूज करेंगे, इच्छा अनुसार जो है डाटा को इरेज कर सकते हैं, जबकि अन्य रजिस्टरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये पहला इसका जो है मतलब लाभ रहा ई स्क्वायर प्रो मेमोरी का। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि
ई प्रोम के उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिए ए स्क्वायर प्रोम का विकास हुआ। तो देखिए जो ई प्रोम में जो भी दोष थे उन दोषों को दूर करने के लिए ही ए स्क्वायर प्रोम का यहाँ पे विकास हुआ। तो ये आपको चीज़ समझ में आ ही गई होगी। और देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ई स्क्वायर प्रोम की संरचना भी ई प्रोम की भांति होती है। तो इस ई स्क्वायर प्रोम की जो संरचना होती है, कंडक्शन जो होता है ई प्रोम की भांति होता है, जबकि इसमें जो गुण होते हैं इससे अलग होते हैं। और तीसरा यहाँ पे और अगला जो पॉइंट है, ई स्क्वायर प्रोम की प्रोग्रामिंग में ई प्रोम की तुलना में कम समय, लगभग देखिए 5 मीटर पर सेकेंड लोकेशन लगता है। तो मतलब बहुत ही कम टाइम लग रहा है। तो इसीलिए ये मेमोरी जो थी ई प्रोम की अपेक्षा बहुत ही अच्छी मानी गई। और देखिए यहाँ पे तीसरा यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि ई स्क्वायर प्रोम पर नया प्रोग्राम राइट करने के लिए उसे कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस से बाहर नहीं निकालना पड़ता था। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्ट यहाँ पे देखिए ये हो गया कि ई स्क्वायर प्रोम मेमोरी जो थी हमारी, इसके जो मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे जो मतलब डाटा को अगर हमें मिटाना था तो कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम बाहर नहीं निकालते थे, बगैर बाहर निकाले डाटा को मिटा सकते थे। तो ये इसका बहुत ही बड़ा लाभ हुआ ई स्क्वायर प्रोम मेमोरी का। तो आशा करते हैं आप इसको समझ ही गए होंगे। और अगले पॉइंट को देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो ई स्क्वायर प्रोम मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा अस्थायी होता है जब तक कि यूज़र उसे इरेज तथा रिप्लेस करने का निर्णय ना ले। तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई होगी कि ई स्क्वायर प्रोम मेमोरी और ई प्रोम मेमोरी में क्या डिफरेंस था, क्यों ये मेमोरी लाई गई। तो आशा करते हैं ये ई स्क्वायर प्रोम मेमोरी आपको समझ में आ ही गई होगी। तो देखिए ये इसके इतने पार्ट हैं, तो ये इतने पार्ट को आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, केवल थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझना है यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया है। अब देखिए मास्क्ड एंड रोम्स, मास्क्ड एंड रोम्स क्या होती है, एक प्रकार से एक अलग मेमोरी है, उसका पार्ट नहीं है, देख लीजिए क्या है। मास्क्ड एंड रोम मेमोरी क्या होती है। मास्क्ड रोम को प्रायः रोम कहते हैं, मतलब रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इस युक्ति में बिट पैटर्न को अस्थायी रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, यानी इसमें बिट पैटर्न का यूज करते हैं। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए सेमीकंडक्टर कुछ मटेरियल है, इस पर बिट पैटर्न ऐसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ऐसे करके अस्थायी रूप से हम इस पर रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे देखिए रोम के निर्माण में बाईपोलर डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी, देखिए रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसके हम जो है क्या करते हैं, निर्माण में बाईपोलर डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मास्क्ड रोम में स्टोर डाटा इरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो स्टोर डाटा है इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बाईपोलर का बन रहा है, डायोड का बन रहा है, ट्रांजिस्टर का बन रहा है, मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें जो डाटा रहेगा स्टोर रहेगा, इसको इरेज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ये एक खास इसका मतलब गुण है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया कि अतः यह नॉन इरेजेबल मेमोरी कहलाती है, अर्थात इन्हें प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ अगर आपको याद है कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन इरेजेबल मेमोरी कहलाती है, तो ऑप्शन दे देगा रैम है या फिर रोम है, तो इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा और 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें रोम ही रहेगा। रोम रीड ओनली मेमोरी को हम क्या कहते हैं, नॉन इरेजेबल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ट्रांजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, बाईपोलर आदि का यूज़ करके बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इसके मास्क्ड एंड रोम मेमोरी के क्या थे, जो गुण थे आपको हमने बताया। और मास्क्ड रोम मेमोरी क्या होती है, या फिर मास्क या फिर रोम दोनों कह सकते हैं क्या होती है। तो ये चीज़ आपको आशा करते हैं समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे की इसके एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी कि सेमीकंडक्टर मेमोरी के एडवांटेज क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए एडवांटेज में देखिए क्या लिखा गया है कि यह साइज़ में छोटे होते हैं, इनकी आयु सीमा अधिक होती है, कम स्थान ग्रहण करते हैं, लो पावर की होती हैं, इनकी एक्यूरेसी हाई होती है, इनमें किसी भी प्रकार की नॉइज़ नहीं पाई जाती है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हमने आपको बताया है कि यह बहुत सस्ती भी होती हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी की होती हैं, हाई स्पीड ऑपरेशन इनकी अच्छी होती है। तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी के एक बहुत ही अच्छे गुण थे। इसीलिए जो मैग्नेटिक वाली मेमोरी हम यूज़ करते थे बहुत पहले टाइम में, उसका यूज़ ना करके हम इस मेमोरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है, आयु सीमा अधिक होती है और लो पावर जो होती है इसकी होती है, मतलब लो पावर को ये क्या करती है, कंजप्ट करती है। और क्या करते हैं यहाँ पे लो पावर को मतलब क्या करते हैं यहाँ पे इनपुट में लो पावर लेती है, जबकि आउटपुट में अधिक जो होती है मतलब अधिक पावर को देती है या फिर अधिक जो है डाटा को देती है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसके कुछ फ़ायदे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब डिसएडवांटेज भी देखिए, कुछ चीज़ के एडवांटेज अगर हैं तो उसके अपोजिट में डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसी प्रकार से देख लीजिए डिसएडवांटेज क्या होता है, ये ज़्यादा पावर को उत्पन्न नहीं कर सकती है,
ज़्यादा पावर को उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ज़्यादा पावर उत्पन्न नहीं कर पाएगी। और देखिए लो एम्बिएंट टेम्परेचर की होती है, तो लो एम्बिएंट टेम्परेचर की होती है। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि तापमान के बदलने पर इनकी एक्यूरेसी में बदलाव हो जाता है। अगर हम तापमान टेम्परेचर बदल रहे हैं तो इनकी एक्यूरेसी में परिवर्तन होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है, सेमीकंडक्टर पदार्थ जो होता है, तापमान के प्रभाव से उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपने सेमीकंडक्टर पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो इसलिए तापमान के बदलने पर इनकी एक्यूरेसी में भी बदलाव होता है। ये उच्च पावर की सामर्थ्य नहीं रखती, मतलब अधिक पावर की सामर्थ्य इनके पास नहीं होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं, तो इसीलिए इनके पास उच्च पावर की सामर्थ्य भी नहीं होती है। ये लो फ्रिक्वेंसी रेंज में ही वर्क करती हैं, ज़्यादा पर नहीं। तो देखिए अब हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होते हैं इनकी पावर भी लो होती है, फ्रिक्वेंसी भी लो ही होती है, क्योंकि इनमें जो है ज़्यादा पावर ये यूज नहीं कर सकती हैं। इनका जो सामर्थ्य होगा पावर का, उच्च पावर का सामर्थ्य नहीं होगा, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कम ही होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, छोटे छोटे सर्किट होते हैं, तो कितना पावर दे पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी के। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, आपने देख लिया, और इसके जो एडवांटेज थे ये आपने देख लिया। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए हमारी मेमोरी इस प्रकार से होती है। आप देख सकते हैं मेमोरी हमारी इस प्रकार से है। तो नेट पे आप जाएंगे तो ढूंढे मेमोरी डालेंगे तो ऐसे करके मेमोरी आएगी ढेर सारी। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ देखिए सिलिकॉन परत है, ये वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और इसी पे देखिए बिट लगाए गए हैं। तो कुछ इसी प्रकार से हमारी मेमोरी होती है। और यहाँ पे देखिए मेमोरी का, सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज आप इस प्रकार से देख सकते हैं, कहाँ कहाँ होता है। मोबाइल में होता है, सर्वर में, और गेमिंग जो प्रोग्राम होता है उस चीज़ में हम यूज करते हैं। जैसे कि आप पबजी खेलते हैं तो किसी ना किसी ने इसको प्रोग्राम किया ही होगा, तो उसी के आधार पर मेमोरी यूज की होगी ना उसने। तो इसी प्रकार से हमारा गेमिंग बनता है। स्मार्ट सिटी या फिर कुछ डिजिटल फिटनेस हुआ, स्मार्ट टीवी जो होती है उसमें मेमोरी यूज होती है। तो हर जगह लगभग मेमोरी का हर जगह ही यूज होता है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क करते हैं उसमें मेमोरी का हम यूज ही करते हैं, उसके डाटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारी मेमोरी क्या होती है। और आशा करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और दोस्तों अपने चैनल को शेयर भी कर दें। और देखिए कुछ इसमें कमी रहेगी तो उस कमी को बताएं कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स बना होता है, उस कमियों को बताएं। और देखिए आपको बता दें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा इस प्रकार से कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाएगा। अगर 2 नंबर में आता है तो पूछ लेगा कि ई स्क्वायर प्रोम पर टिप्पणी लिखिए, ई स्क्वायर प्रोम मेमोरी पर टिप्पणी लिखिए, या फिर ई प्रोम मेमोरी पर टिप्पणी लिखिए, या फिर अंतर बता दीजिए कि डी रैम मेमोरी है ना, या फिर एस रैम मेमोरी में अंतर बता दीजिए। तो जितने क्वेश्चन यहाँ से बनने थे हमने आपको बता दिए हैं सारे। और इस टॉपिक में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, तो इतना ही पढ़ना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों के चैनल को शेयर कर दें, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।